और अब खबरों की तफसील। मुंबई के पास थाने के बदलापुर में तेज बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल देखी गई। रेल की पटरियों पर पानी आने की वजह से महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन बदलापुर और वांगानी स्टेशन के दरमियान में फंसी हुई है। ट्रेन में 2000 से ज्यादा मुसाफिर भी फंसे हुए थे। एनडीआरएफ की टीमों ने कश्ती के जरिए तमाम मुसाफिरीन को बहिफाजत बाहर निकाला। रेलवे पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ की टीमों ने मुसाफिरीन को निकालने का काम किया। मुसाफिरीन के मुताबिक वो कल से ट्रेन में फंसे थे, लेकिन इंतजामिया की सुस्त रवि की वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महालक्ष्मी ट्रेन में जिस तरह से वहां पर तकरीबन 700 से ज्यादा लोग वहां पे फंसे हुए थे, लेकिन काफी लोगों को वहां से ट्रेन से बकायदा एनडीआरएफ की टीम ने निकाला है। किस तरह से बकायदा राहत और बचाव कार्य हुआ है, इस मामले में जानते हैं। हमारे साथ में एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब हैं। किस तरह से बकायदा आपकी टीम राहत और बचाव कार्य उस ट्रेन में कर रहे हैं? देखिए, जो वहां का जुरिसडिक्शनल एरिया है वो कमांडेंट 6 जो पुणे में बैठते हैं, पुणे में बटालियन है, उसके जुरिसडिक्शन में आता है। और जैसे ही हम लोगों को खबर मिली, हमारी टीम वहां पहुंच गई थी और उसको राहत कार्य हम लोगों ने शुरू किया। थोड़ा सा मुश्किल ये थी कि पानी कहीं कहीं 5 फीट तक भी था, कहीं 3 फीट था, तो अनइवन सरफेस था लैंड का, तो उसको वॉच करना था, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट की प्रिंसिपल पर हम लोग काम करते हैं कि पैसेंजर्स को किसी तरह का नुकसान ना हो। तो इसलिए हम लोगों को नेगोशिएट करना पड़ा और एक ऊंची पहाड़ी टीलानुमा जगह से हम लोगों को उतरना पड़ा। और उसके बाद हमारी टीम 6 से 7 बोट के साथ पहुंच गई और ट्रेन के पास पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों को एश्योर किया, समझाया कि पैनिक नहीं होना है और हम लोग सबको बचाएंगे। और पहले हम लोगों ने प्रायोरिटाइज किया, जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, एसओपी होता है, उसमें पहले महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है और उसके बाद बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद फिर एबल बॉडीड जो नौजवान है उनको लिया जाता है। और उसी सीक्वेंस में हम लोगों ने कार्रवाई की और मुझे बताते हुए खुशी है कि 700 में से 500 से ज्यादा पैसेंजर्स अब तक सेफ्टी को लाए जा चुके हैं। और आसपास जो विलेज है, उस विलेज में स्थानीय प्रशासन ने एडीएम को वहां पर कैंपिंग करवाया है और एडीएम रिलीफ मटेरियल के साथ वहां उपस्थित हैं। तो इसलिए वो रिलीफ मटेरियल, पानी और चाय और अन्य चीजें वहां पर खाने की चीजें शायद मिल जाएंगी, यही उम्मीद है। और इसके चलते जो बैकअप जो उपलब्ध है, उसके चलते हम लोगों को सेफ्टी तक लाने में आसानी हो रही है। तो इसलिए वो जो प्रोसेस है वो अब अभी जारी है और मुझे लगता है कि 2 बजे से पहले we'll be able to evacuate all the passengers. सर, मुंबई में अभी जिस तरह से बारिश के हालात बन रहे हैं, आप लगातार कंट्रोल रूम से मुआयना भी करते रहते हैं, तो अभी किस तरह से मौसम विभाग की भविष्यवाणी है बारिश को लेकर? बारिश की भविष्यवाणी तो है और अभी जो चिंता का विषय है वो ये है कि वहां वाटर लॉगिंग काफी ज्यादा है। पुणे में, थाने में भी वाटर लॉगिंग है। हमारी 3 टीम एनडीआरएफ की लगातार वहां पोजीशन रहती हैं ऑलमोस्ट स्थायी रूप से, तो वो लोग भी बाहर निकली हुई हैं और सिचुएशन को बहुत क्लोजली वॉच कर रही हैं। और जो टीम्स हमारी जो महालक्ष्मी एक्सप्रेस के इवैक्यूएशन में लगी हुई हैं, अगर वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जरूरत पड़ने पर उसको भी हम लोग तैनात करेंगे मुंबई और आसपास के इलाके में। फिलहाल सिचुएशन मतलब मैं कहूंगा कि अंडर वॉच है। इसको क्लोजली वॉच करने की जरूरत होगी और आने वाले दिनों में अगर बारिश कम हो जाती है तो वाटर लॉगिंग कम होगा। इसके एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। अगर पानी बढ़े तो उसके लिए भी तैयारी है, लेकिन अभी फिलहाल वैसी कोई बात नहीं है। फिर भी हम लोग बहुत क्लोज वॉच रखे हुए हैं। शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरह से बकायदा एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच करके वहां राहत और बचाव कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और महालक्ष्मी एक्सप्रेस से निकाले गए मुसाफिरों ने अपनी कहानी कुछ इस तरह से सुनाई है। सुबह 6 बजे से फंसे थे। जो मदद मिली वो अभी जो इधर ये लोग दे रहे हैं वही मदद मिली, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। शाम से वो फंसे हुए हैं, जब से ट्रेन थमी है। बाकी सब लोग सुबह से ही फंसे हुए ही है ना। कितने घंटे में आप लोगों को मदद? नहीं, मदद तो पहुंच रही थी, लेकिन जैसे चालू हुआ सुबह, जैसे सुबह हो गई तो मदद पहुंच रही थी। हम लोग रुके हुए थे, बाकी पहले जा रहे थे। सेंट्रल रेलवे हम लोग को कब से बोल रही है इंजन आ रहा है,
इंजन आ रहा है, हम लोग 2 घंटे से इंजन के लिए रुके। जो लोग ऐसे मींस जो लोग ओल्ड थे देवर लाइक, उन लोग को ये सब चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन लोग इंजन के भरोसे रुके थे। लेकिन हम लोग इतना रूट चल के आए, लेकिन अभी तक इंजन रूट में नहीं आया। ये हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट की ये है, सुविधाएं दी जा रही है ऐसी, और कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। आई विल थैंक, मतलब तुम लोग सब लोग जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रियली थैंक यू। मैंने सुबह से 100 नंबर पे डायल किया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने सीआरपीएफ पे डायल किया, मुझे सीआरपीएफ वाले इमरजेंसी सिचुएशन में ये जवाब देते हैं कि सॉरी मैडम, हम लोग ट्रेन के जो है ना, वो ट्रेन वाले हमारे अंडर नहीं आता है, वो हम हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने बोला हम लोग को किसी को जो भी थे आप अग्री करेंगे, ट्रेन में थे, उनको नेटवर्क इश्यूज था, बैटरी इश्यूज थी, पावर कट डाउन हुआ था। मैंने बोला कि ठीक है आप हेल्प मत करो, हमारी किसी अथॉरिटी के पास हमारा मैसेज फॉरवर्ड कर दो कि हम लोग की ट्रेन फंस गई है। बिकॉज 4-5 बजे आप गाँव वालों को भी न्यूज में आने के बाद पता चल गया रहेगा कि हमारी ट्रेन फंसी है। हम लोग कल रात से फंसे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहसिना किदवई ने कहा है कि खवातीन की इज्जत पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सभी जगह होनी चाहिए। आजम खान के मामले पर न्यूज़ 18 की नुमाइंदा रंजीता झा ने मोहसिना किदवई से इस सिलसिले में खास बातचीत की। नेता और लंबे समय तक सांसद रही मोहसिना किदवई हमारे साथ है। मोहसिना जी, पूरे देश में चर्चा हो रही है जिस तरह से आजम खान ने संसद में जिस तरह की चीज़ें की, अक्रॉस दी पार्टी सभी पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं उसका, आप क्या कहेंगे? क्योंकि सदन में लंबे समय तक आप भी रही हैं। देखिए, मेरी भी वही राय है, ये तो हर इंसान की जो एक तहजीब याफ्ता इंसान है, उन सब की प्रतिक्रिया ये मतलब जो होगा रिएक्शन वो यही होगा जो आप कह रही। और मेरा भी रिएक्शन यही है कि ये बहुत ही अशोभनीय बात है। ऐसा किसी भी सांसद को नहीं करना चाहिए जो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए मेरी राय में ये चीज़ जो है, अपनी गलती की माफ़ी मांग लेना या उसके आगे वो कर लेना, मेरा ख्याल इसमें कोई बुरी बात नहीं। स्पीकर ने भी यही कहा है कि सोमवार तक माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर उन पर जो भी एक्शन है वो किया जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल है उस एक्शन की नौबत नहीं आनी चाहिए और आजम खान साहब को माफ़ी मांग लेना चाहिए। धन्यवाद। तो मोहसिना किदवई जी का भी यही कहना है कि आजम खान को अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद जो स्पीकर तक की बात है या स्पीकर आगे कार्रवाई करे उसकी नौबत नहीं आए और अपनी गलती की माफ़ी मांगे आजम खान। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नायक ने कहा है कि यूपी के लोगों ने उन्हें जो प्यार दिया वो कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी और चिरयूती कमेटी के अरकान से बात करते हुए गवर्नर उत्तर प्रदेश ने यह भी कहा कि एक वक्त ज़रूर आता है जब लोग आला मनसबों पर रहे लोगों को भूल जाते हैं। उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्हें इस किताब के मुसन्निफ के बतौर हमेशा याद रखा जाएगा, जिसका तर्जुमा उर्दू, अरबी और फारसी समेत मुल्क की तकरीबन 13 ज़बानों में किया गया है। एक रिपोर्ट। गवर्नर उत्तर प्रदेश राम नायक 29 जुलाई को नई गवर्नर आनंदीबेन पटेल का इस्तकबाल करने के बाद उत्तर प्रदेश को गवर्नर की हैसियत से खैरबाद कहेंगे। ताहम उनके रिश्ते इस प्रदेश बिलखुसूस लखनऊ और अहले उर्दू से हमेशा बने रहेंगे। डॉक्टर अम्मार रिजवी की क़यादत में जब फोरम के मेंबरान और चरवती समिति के अरकान ने इनसे मुलाकात की तो उन्होंने चरवती के मुसन्निफ को गवर्नर पर फौकियत दी। लेकिन ये मेरा अकेले का काम नहीं है। यहाँ डॉक्टर अम्मार रिजवी के नेतृत्व में उसकी एक समिति बनी और समिति में बहुत बुद्धिमान लोग और 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, उर्दू के साहित्यिक हैं, सब ने मिलकर काम किया और इसके लिए ये हुआ है। मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि मैं राज्यपाल हूँ और लोग भी कहते हैं और हमें भी अच्छा लगता है, लोग कहते हैं कि भाई राज्यपाल के नाते आपने अच्छा काम किया है। लेकिन राज्यपाल शायद बाद में लोग भूल जाएंगे। इस उत्तर प्रदेश में अब तक कौन कौन राज्यपाल हुए किसको मालूम है। वैसे हमारी भी भूल हो सकती है, भूल जाएगी कोई, लेकिन किताब को नहीं भूल जाता है और इस भूमिका में इस किताब का एक महत्व है। गवर्नर उत्तर प्रदेश ने अपने क़याम के दौरान उर्दू की तकरीबात में जिस अंदाज से शिरकत की, इसकी कोई नज़ीर नहीं। उन्होंने खुसूसी मुहिम के तहत उर्दू को फ़रोग देने के लिए कोशिशें भी की और गवर्नर हाउस के अमले को भी उर्दू पढ़ने लिखने की तरफ राग़िब किया।
साथ ही अपनी किताब के उर्दू, अरबी और फारसी तर्जुमों पर भी खुशी का इजहार किया। मुझे बड़े समाधान है कि जो मैंने जीवन में काम किया उसके जो संस्मरण लिखे वो पाठकों में लोकप्रिय हुए और इसमें भी 3 विदेशी भाषाओं में, विदेशी भाषा जर्मन है लेकिन अरेबिक और फारसी में होना ये भी एक महत्व का है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस प्रकार ये पुस्तक भारत के समुद्र को लांघकर ईरान और अरेबिक देशों में गया है। इस मौके पर वफ्द की क़यादत कर रहे मारूफ लीडर व दानिश्वर अम्मार रिजवी ने भी गवर्नर उत्तर प्रदेश की इंसान दोस्ती, गरीब परवरी और उर्दू नवाजी के जज्बों की सत्ताइश करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद राम नायक ऐसे वाहिद गवर्नर हैं जिन्होंने राजभवन के दरवाजे आम और परेशान हाल लोगों के लिए हमेशा खोले रखे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। और इस वक्त की अहम खबर, मौलाना कल्बे जवाद का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है। तो मौलाना कल्बे जवाद का बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत के जरिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ मिलने का उन्हें यकीन है। साथ ही बदउनवान लोगों के खिलाफ हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि उन्होंने वजीर बराए वक्फ मोहसिन रजा पर भी तनकीद की है। तो मौलाना कल्बे जवाद ने वजीर बराए वक्फ मोहसिन रजा पर भी तनकीद की है और ये कहा है कि मोहसिन रजा भी सिर्फ वक्फ चेयरमैन के खिलाफ जारी करते हैं गिरफ्तार कराने के बयानात, लेकिन अमली तौर पर इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो बड़ा बयान मौलाना कल्बे जवाद का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अदालत के जरिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ मिलने का उन्हें यकीन है। बदउनवान लोगों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने वजीर बराए वक्फ मोहसिन रजा पर भी तनकीद की है। मौलाना कल्बे जवाद का कहना है कि मोहसिन रजा भी सिर्फ वक्फ चेयरमैन के खिलाफ जारी करते हैं गिरफ्तार कराने के बयानात, लेकिन अमली तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बड़ा बयान और इस बयान के बाद मुख्तलिफ रिएक्शंस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। मरकजी वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में 100 से ज़ायद और नीम फौजी दस्ते तैनात करने का फैसला किया है। इन दस्तों में 10,000 के करीब जवान होंगे। इन दस्तों को भेजने का सिलसिला आइंदा कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। मरकज के इस फैसले से कश्मीर की सियासत में हलचल देखी जा रही है। कुछ सियासी लीडर इसे दफ़ा 35A के खात्मे से पहले की तैयारी साबित कर रहे हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस फैसले से अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ और उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा होगा। हालांकि मरकज़ ने कहा है कि इससे मिलिटेंटों पर कार्रवाई करने और क़ब्ल अज़ वक्त दबोचने में आसानी होगी। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद और सियासी लीडरों में कशमकश है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में 100 से ज़ायद और नीम फौजी दस्ते तैनात करने का फैसला किया है। इस फैसले पर हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने जायजा लिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर में एक बड़ा फैसला लेते हुए वहां पर 100 से ज्यादा कंपनियों को अतिरिक्त वहां पे कंपनियों को बाकायदा तैनात करने का फैसला लिया गया है। 100 अतिरिक्त कंपनियों की अगर बात करें, जिसमें पैरामिलिट्री के जवान होंगे, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान होंगे और 100 अतिरिक्त कंपनियां जो भेजने का प्लान किया गया उसमें उसके तहत तकरीबन 10,000 से ज्यादा जवानों को वहां पे भेजे जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये फैसला 25 जनवरी को लिया गया और इस बीच में बाकायदा एनएसए अजीत डोभाल जो है वो जम्मू कश्मीर में गए थे और वो वहां से यात्रा करके लौटे हैं। 3 दिन की यात्रा करके शुक्रवार को लौटे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। हालांकि इस मामले में कई और भी अटकलें चल रही हैं कि अनुच्छेद 35A जो है उसको भंग करने के पहले इस तरह की वहां पे कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए बाकायदा वहां पे तैनात किया गया है। लेकिन ये महज अभी कई तरह की अटकलें ही कही जा सकती है। इसके साथ ही ये भी अटकलें चल रही है कि हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकी गतिविधियों के मसले पर एक बड़ा ऑपरेशन हो, इसके लिए वहां पे अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। तो कहीं न कहीं बहुत तरह के मसले चल रहे हैं, लेकिन इस मामले पर देखना लाजमी होगा कि गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले पर औपचारिक तौर पर क्या पुष्टि की जाती है।
वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और वादी कश्मीर में फौज की मजीद 100 कंपनियां तैनात करने के हवाले से पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे अवाम के दिलों में शुकूक पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसला एक सियासी मसला है और इसका हल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है, जो कि कश्मीर और पाकिस्तान जैसे फरीक को शामिल किए बगैर नहीं हो सकता। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस मसले का हल फौज जराए से मुमकिन नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि फौज की मदद से वक्ती तौर पर तो अमन कायम किया जा सकता है, ताहम देरपा अमन के लिए ये कदम सही नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस को लाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। इससे लोगों के दिलों में बहुत ही जो है शकूक पैदा हुए हैं और जम्मू कश्मीर एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। इसमें जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान को भी जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो खाली ये जो फ़ौज के बलबूते पे या सिक्योरिटी फोर्सेस के बलबूते पे जम्मू कश्मीर में आप आर्जी तौर तो अमन कायम कर सकते हैं, मगर देरपा अमन के लिए मसले कश्मीर को हल करना बहुत ज़रूरी है। वादी कश्मीर में मजीद 100 कंपनियां तैनात की जाएंगी। आईजी सीआरपीएफ डॉक्टर रविदीप शाही ने इस हवाले से कहा कि ये बिल्कुल मामूल का अमल है और इस हवाले से घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ एजेंसीज की लगातार कोशिशों से ही इस वक्त मिलिटेंसी और पत्थरबाजी पर पहले से काफ़ी रोक लग गई है। आईजी सीआरपीएफ ने मकामी नौजवानों के वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को मिलिटेंटों की सफ़ों में शामिल होने से बाज रखें। आईजी सीआरपीएफ से हमारे साथी परवेज भट्ट ने खास बातचीत की। आईजी साहब, आपसे जानना चाहेंगे 100 कंपनियां मजीद यहाँ पे लाई जा रही हैं, लोग तजब्जुब में है, लोग परेशान है कि आखिर इतनी कंपनीज का और क्या करना है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है, क्या माजरा है सारा? जी, इंडक्शन और डी इंडक्शन फोर्सेस का एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये कोई इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ये क्योंकि कभी भी हमें महसूस होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ग्रिड या एंटी मिलिटेंसी ग्रिड को स्ट्रेंथन करना है, तो उसके हिसाब से इंडक्शन होती है। आगे भी इंडक्शन हुई है, अभी भी हो रही है और इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, तो ये एक रेगुलर हमारा प्रोसेस है। आईजी साहब, अगर हम मिलिटेंसी फ्रंट के हवाले से बात करें या स्टोन पेल्टिंग फ्रंट के हवाले से बात करें, क्या स्टेटस है प्रेजेंट इसका? क्योंकि देखा जा रहा है कि कमी आ रही है इन सब चीज़ों में। सिक्योरिटी सूरत हाल काफ़ी कंट्रोल में है अभी। हमने देखा पिछले कुछ टाइम में मिलिटेंसी का ग्राफ भी नीचे गया, स्टोन पेल्टिंग भी काफ़ी नीचे आई है। तो ये बेसिकली जो हमारा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशनल प्लान है बाकी फोर्सेस के साथ, एक जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोलैटरल डैमेज ना हो और अगर कोई आतंकवादी इनकाउंटर में है तो उसको मार गिराया जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो, कोलैटरल डैमेज ना हो। और जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है उसके चलते हुए सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में अभी है। अगर हम बात करें फ्रेश रिक्रूटमेंट्स की, क्या इस टाइम फ्रेश रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो किस हद तक हो रही हैं, उसके हवाले से थोड़ा जानकारी दीजिए। रिक्रूटमेंट के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आया है। रिक्रूटमेंट जो पहले कुछ सालों में थी उतनी नहीं है अभी, उसमें भी काफ़ी रिडक्शन आया है और अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और नीचे जाएगा ये। और यही अपील है लोगों से कि अपने यूथ को ये बताएं कि हथियार ना उठाएं, उसके बजाय अपना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो निभाएं और हम इनके साथ हैं, हम आवाम के साथ हैं। आखिर में आपसे जानना चाहें कि अगर स्टोन पेल्टिंग के हवाले से बात करें तो क्या मेजर फैक्टर्स रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं कि उसमें कमी आई है ग्राफ में, कि क्या मेजर फैक्टर्स रहे हैं? क्या यूथ जो है इससे अब उब गई है स्टोन पेल्टिंग वगैरह से? एक तो जो कोऑर्डिनेट एफर्ट्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, NIA के हैं और जो बाकी ऑपरेशंस हुए हैं, एक तो कारण वो है। उसके अलावा मुझे लगता है कि आम जनता भी समझ रही है कि स्टोन पेल्टिंग से कोई हासिल होने वाला तो है नहीं, तो एक अवेयरनेस ही आ रही है और मुझे जो कि एक अच्छी चीज़ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें और आएंगी, अवेयरनेस आएगी और स्टोन पेल्टिंग और रिड्यूस होगी। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया, थैंक यू सर। करगिल दिवस के मौके पर शिमला वाक़े इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स यानी ITBP ने गांव वालों के लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। ITBP के इस प्रोग्राम से शिमला के दूरदराज के इलाके में वाक़े गांव के कई लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। ITBP
करगिल के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने और शहरियों को बहादुरी से मुताल्लिक राग़िब करने के लिए इस तरह के कई प्रोग्राम मुनक़िद कर रहा है। गाँव के लोगों का सीएमओ सेक्टर ग्रेड डॉक्टर रचना पांडे के जरिए चेकअप भी किया गया। इस मौके पर आईटीबीपी के कई ओहदेदारान भी मौजूद रहे। आईजी सीआरपीएफ डॉक्टर रविदीप शाही का कहना है कि सीआरपीएफ ने वादी में हालात को काबू में रखने के अलावा नज़्म व नस्क को बरकरार रखने में काफ़ी अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि वादी के हर शोबे में सीआरपीएफ ने बेहतरीन काम किए हैं। डॉक्टर रविदीप शाही सीआरपीएफ के 81वें यौम तासीस के मौके पर मेहमान खुसूसी थे। सीआरपीएफ रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर हुमहामा में आज यौम तासीस मना रही है। सीआरपीएफ का जो रोल है कश्मीर के अंदर ऑपरेशनली इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, चाहे वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग हो, वाइटल इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी हो। इसमें हमारे बहादुर जवानों ने और अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है अभी तक। जैसे मैंने बताया, प्रेजेंट सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है और जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप ग्राफ देखें वो भी नीचे आया है। स्टोन पेल्टिंग में भी काफ़ी कमी हुई है। तो उसका जो कारण है कि ये कंसंट्रेटेड एफर्ट रही है, जॉइंट एफर्ट रही है अलग अलग फोर्सेस की, और उसके चलते हुए अभी जो ग्राफ है एंटी मिलिटेंसी का वो भी नीचे है और जो स्टोन पेल्टिंग में भी काफ़ी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर हारून यूसुफ ने मरकजी वजीर विजय गोयल के जरिए दिल्ली का नाम बदलने के मुतालबे पर तशवीश का इजहार किया। हारून यूसुफ के मुताबिक दिल्ली का नाम बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। हारून यूसुफ के मुताबिक बीजेपी को शहरों के नाम बदलने की सियासत छोड़कर दिल्ली के मसाइल पर बातचीत करना चाहिए। हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने हारून यूसुफ से इस सिलसिले में खास बातचीत की। मेंबर पार्लियामेंट विजय गोयल ने दिल्ली का नाम स्पेलिंग बदलने की बात कही है। कहा है कि दिल्ली के मामले में अगर दिल्ली कई तरह के नाम लिए जाते हैं और उससे कन्फ्यूज़न पैदा होता है। हमारे साथ मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए दिल्ली हुकूमत के साबिक़ वज़ीर हारून यूसुफ साहब हैं। हारून भाई, जिस तरह से विजय गोयल का ये बयान आया कि नाम बदल दिया जाए, कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका देखें तो इलाहाबाद का नाम बदल दिया जाए, प्रयागराज कर दिया जाए, बेंगलोर का नाम बदल के बेंगलुरु कर दिया जाए, ये मैं समझता हूँ दिल्ली का नाम दिल्ली कर दिया जाए, ये इश्यूज़ नहीं है लोगों के। आप कुछ भी कहो, दिल्ली कहो, दिल्ली कहो, इशू ये है कि लोगों का आज जो परेशान लोग हैं, आप सीलिंग की बात नहीं करना चाहते। 12.5 साल से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में है, कॉरपोरेशन में, गलियों के अंदर जो गंदगी पड़ी है जिससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसकी कोई बात नहीं करना चाहता। सवाल ये है क्योंकि विजय गोयल की तरफ से आ रहा है, पुरानी दिल्ली के वो रहने वाले हैं और काफ़ी दिल्ली में सरगर्म भी रहते हैं। कन्फ्यूज़न, क्या वाकई कन्फ्यूज़न पैदा होता है नाम से? देखिए, मुझे नहीं लगता। मैं सारी ज़िंदगी दिल्ली में रहा, मेरे बाप दादा यहीं रहे पुराने शहर में, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। आप दिल्ली कहिए, लेकिन दिल्ली का कल्चर, दिल्ली की तहजीब को बरकरार रखने के लिए हम सब कुछ ऐसे काम करें जिससे जो चाहे वो दिल्ली कह ले, जो चाहे वो दिल्ली कह ले, इससे कोई लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये गैर अहम मुद्दे उठाकर जो अहम मुद्दे हैं उनको दबाने की बात है। तो साफ बात है कि दिल्ली को दिल्ली बनाने की ज़रूरत है, ये कहना है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता और नाम बदलने की जो बात की जा रही है वो जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो दिल्ली के मुद्दे हैं, उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइंस के स्पॉन्सर